बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बेटा चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की जानिब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स के आपस में कोरिलेशन के ऊपर, कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट हैं तो किस तरह से डिपेंडेंट हैं, क्या उनके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है या उनके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है, या एक वेरिएबल चेंज होता है और दूसरा भी साथ चेंज होता है, या एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा कांस्टेंट रहता है, या अगर वेरिएबल्स के दरमियान में फ़र्क है तो वो कितने डिग्री, मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड को भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितने डिग्री या कितने दर्जे या कितने लेवल्स पे एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल से डिफरेंट है या एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो टुडेज़ लेक्चर वाज अबाउट द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, आप लोगों के सिलेबस में भी है सबसे लास्ट पे। तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन को, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम सिर्फ जो है वो कोरिलेशन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं जी कोरिलेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। कोरिलेशन और रिग्रेशन बेटा हमारा टॉपिक है। इसमें हम दो वेरिएबल्स जो हैं उनका आपस में जो है वो ताल्लुक़ को देखेंगे, निस्बत को देखेंगे। तो चलते हैं जी कोरिलेशन की जानिब। देखें इसमें पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देखें क्या चीज़ है कि दो वेरिएबल्स जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो आपस में कोरिलेट हैं अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करें और उस वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल के अंदर भी तब्दीली पैदा हो जाए, चेंजिंग आ जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वेरिएबल्स आपस में क्या है, कोरिलेट हैं। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा। कोरिलेट का लफ्ज़ बजाते खुद यही बताता है कि को का मतलब होता है इकट्ठे और रिलेट का मतलब होता है ताल्लुक, के उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, ठीक है जी। सो द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ द चेंज इन वन वेरिएबल results in corresponding change in the other variable, so then they are called the correlate। second point देखें, the correlation is a statistical tool which studies the relationship between the two variables, ठीक है ना। ये हम स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक किस्म का टूल है जिसकी मदद से हम जो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरम्यान में जो ताल्लुक है उसको हम देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कोरिलेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स द वेरियस मेथड्स। अब कोरिलेशन का जो एनालिसिस है उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जो एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स उसको मेजर करने के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं। कोरिलेशन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनको हम दो वेरिएबल्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें, कोरिलेशन इज कंसर्न्ड विद मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। कोरिलेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हाँ, या कितना वीक रिलेशनशिप है। तो जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है, एसोसिएशन की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करते हैं कोरिलेशन के अंदर, ठीक है। फिर देखें द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इज टर्म्ड एज कोरिलेशन। तो वो हद जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में एसोसिएट होंगे उसको हम कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक हो गया। कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प अस। अब फायदा क्या है जी इसका, हम क्यों करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, क्यों करते हैं, तो इससे हमें हेल्प मिलती है। इट हेल्प अस टू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो है लीनियर रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है उसको जांचने के लिए हम जो है इसको मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। द वर्ड कोरिलेशन इज यूज्ड टू डिसाइड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। If the two variables like x and y are correlated, then the variables in the magnitude of one variable
द वेरिएबल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल या चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल टेंड टू accompanied by the variations in the magnitude of the other variable। मतलब कि अगर हम एक वेरिएबल की मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो वो अगर आपस में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि अगर उनके दरम्यान में कोई एसोसिएशन है तो दूसरे वेरिएबल की जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगी। दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड, फिर हम उनको कोरिलेटेड कहेंगे। ठीक हो गया। तो कोरिलेशन क्या है? स्टैटिस्टिकली टूल है जो कि हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स के दरम्यान में कोरिलेशन को और डिग्री ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? अब फिर इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी है, डेफिनेशन भी है। द कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन बाइवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरे को वाई एक्सिस, या एक को वाई और दूसरे को एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम पुट करेंगे। ठीक है ना। बाई कहते हैं दो को, वेरिएंट कहते हैं कि दो साइड्स के ऊपर। ठीक है ना। तो कोरिलेशन एक ऐसा मेजर है, डायरेक्शन है रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए जिसमें दो वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। ठीक होगा। सबसे पहले जो है ये सर फ्रैंसिस गैल्टन ने 1822 और से लेकर 1901 तक जो है ये इसकी उम्र थी, उसने सबसे पहले इसको देखा था। और उसके बाद ये रीफॉर्मुलेट किया कैरल पर्सन ने। कैरल पर्सन 1857 से 1936 तक जिंदा रहा। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को वो कहता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ये उसकी तस्वीर भी है जिसने ये बनाया। अच्छा, उसके बाद बेटा आ जाते हैं मेथड्स। ठीक है ना। मेथड्स क्या है? देखिए कोरिलेशन में हम ग्राफिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड्स में क्या होगा? स्कैटर्ड डायग्राम, और अलजेब्रिक में है कैरल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफिकल अगर ग्राफ बनाएंगे या कोई पिक्चर के ज़रिए रिलेशनशिप को समझाना चाहेंगे तो स्कैटर्ड डायग्राम हम यूज़ करेंगे। अगर हम नंबर्स के ज़रिए उसको डिनोट करना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं देन वी विल यूज़ द कैरल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में क्या है? स्कैटर्ड डायग्राम और कैरल पर्सन, ये वही बात है जो भी हमने डिस्कस की है। उसके बाद चलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम की तरफ, जो कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स का। स्कैटर्ड डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम क्या है? देखें, दिस इज अ डायग्राम या ग्राफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरम्यान में हम रिलेशनशिप फाइंड कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे लाइक एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो देन इट विल कॉल द स्कैटर्ड डायग्राम, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन थ्रू द स्कैटर्ड डायग्राम। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा? अभी एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका। इससे पहले मैं आपको ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेवल में। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट नाम से जाहिर है आज़ाद वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ गई कि नहीं? जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो जिसकी वैल्यू पहले वेरिएबल के ऊपर जो है वो लाई करेगी। लाइक स्मोकिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लंग्स कैंसर क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लंग कैंसर से स्मोकिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन लंग कैंसर का स्मोकिंग से रिलेशनशिप है। बात समझिए आपके नहीं? कोई बंदा सिगरेट पीता है नहीं पीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिगरेट पीने वाले को, या सिगरेट को उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो लंग्स कैंसर है वो डिपेंडेंट है सिगरेट पीने से, कि जो सिगरेट पिएगा उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि लंग कैंसर हो। बात समझ आ गई? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। नो कम टू द पॉइंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि वन वेरिएबल, उसमें हम क्या करेंगे? दो वेरिएबल्स को हमने देखना है, एक इसमें आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा बेटा इसमें आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हमने किस एक्सिस के लॉन्ग लेना है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये आप बाहर हमेशा बनाते रहते हैं, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। खैर जी एक्सिस तो 3 डायमेंशनल होता है, मोस्टली हम
कोरिलेशन कोएफिशिएंट को देखने के लिए या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को या स्कैटर डायग्राम को देखने के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस ही लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमने लिखना है एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक हो गया बेटा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमने कहाँ पे लिखना है, वाई एक्सिस के अलाउंग। तो ये बात भी बड़ी अहम है, पूछी भी जाती है एग्जाम्स के अंदर कि एक्स एक्सिस के अलाउंग कौन सा आएगा और वाई एक्सिस के। तो बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आएगा एक्स एक्सिस के अलाउंग और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आएगा वाई एक्सिस के अलाउंग। उसके बाद देखें अदर डिपेंडेंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, फिर देखें ईच पॉइंट। अब फिर हमने ना इधर से इनकी वैल्यूज देखकर हमने निशान लगाते जाना। तो जो हर पॉइंट होगा वो एक अब्सर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज को जाहिर करेगा। अब्सर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज से जो है क्या मुराद है, देखिए बेटा आपने जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। जब ग्राफ अगली स्लाइड में सामने आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उसने अब्सर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज क्यों लिखा है। तो वाकई में इसमें अब्सर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज ही आएंगी। बात समझिए आपके नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल की वजह से आप डॉट नहीं लगा सकते, एक वेरिएबल की वजह से आप ग्राफ के ऊपर जो है वो डॉट नहीं लगा सकते जब तक आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी देखेंगे। तो जहां पर पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल दोनों की वैल्यूज आपस में मिल रही होगी, मर्ज हो रही होंगी, वहां पर आपने डॉट लगाना है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज, कि हर पॉइंट इसमें जो लगा हुआ है वो एक पेयर ऑफ वैल्यूज को जाहिर कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को भी और वाई एक्सिस के अलाउंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी दोनों की वैल्यूज को ये इकट्ठा ही जाहिर करेगा, हर डॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इट गिव्स यूजफुल इंडिकेशन ऑफ नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। ये हमें नेचर और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान में बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। बात समझ आ गई कि नहीं, कि दो वेरिएबल्स की नेचर क्या है और उनमें जो रिलेशनशिप बना हुआ है उस रिलेशनशिप की कितनी स्ट्रेंथ है। आइदर कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लाइक एक की वैल्यू को चेंज करने से दूसरे की वैल्यू चेंज होगी, मतलब कि एक बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है या एक कम करने से दूसरी कम हो रही है या एक ज्यादा करने से दूसरी कम हो रही है। तो ये रिलेशनशिप है ना, तो ये क्या करेगा कि हमें नेचर और स्ट्रेंथ को भी बताएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें if the 2 points on scatter diagram tend to run from lower to left side of the upper corner। ये बात बड़ी अहम है भाई, लोअर टू लेफ्ट साइड ऑफ द अपर कॉर्नर। देखें बेटा अगर दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, देखें मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। देखें टेम्परेचर और सेल्स में उसने रिलेशनशिप देखा है, टेम्परेचर और सेल में। टेम्परेचर क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टेम्परेचर को सेल से कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सेल को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा शदीद होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो जो सेल है वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या मौसम को सेल से फर्क पड़ता है कि सेल कम हो रही है तो मौसम ठंडा हो जाए या सेल ज़्यादा हो रही है तो मौसम जो है वो गर्म हो जाए? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स और टेम्परेचर जो है इनका आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है ना। सो टेम्परेचर क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए हमने उसको किसके अलाउंग लिखा है, एक्स एक्सिस के अलाउंग। और सेल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए हमने उसको किस एक्सिस के अलाउंग लिखा है, वाई एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि अब हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे, 18 पे, 20, 22, 24 और 26 पे। दूसरी जानब जो सेल है वो हमने लिखी हुई है $100, $200, $300, $400, $500, $600, $700। तो अब हमने अगर देखना है, फर्ज किया ये जो पहला डॉट है आपका, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अब 12 नहीं है बेटा। फर्ज करें हम ये कहते हैं कि 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारी सेल है वो 200 से थोड़ी सी कम है, मतलब $190 है। तो इधर से हमने ये जो डॉट है हमने ऐसे नहीं लगा देना, नो नो नो, ये डॉट हमने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से हम इस तरफ को जाएंगे, टेम्परेचर हमने इस तरफ को देखना है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें शुरू होंगी। यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 है और एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 है। तो हमने ये देखना है कि हमने डॉट कहाँ पर लगाना है। जारी बात है, हम एक्स एक्सिस के अलाउंग इसकी वैल्यू क्या है, 11 है। तो 10 के बाद 12 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कितना इस डॉट को कितना इस साइड पे लेके आना है वो हम देखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू से। ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 12 है तो हम
जीरो से कितना इस तरफ को लेके आएंगे, ठीक है, और इसको कितना ऊपर करके लगाना है, मतलब जारी बात है मैं ये पॉइंट यहां भी तो लगा सकता था, नो, लेकिन जो मैंने कितना इसको ऊपर लेके जाना है, बाय एक्सिस के लाऊंगी, इसको कितना रखना है वो मैं देखूंगा कि उस टेम्परेचर पर कितनी सेल हुई है। तो फर्ज कर लें हम ये कहते हैं कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर $200 जो है फर्ज कर रहे हैं कि वो सेल हुई है। तो यहां से हम इस तरफ को कितना लेके जाएंगे, इस डॉट को, वो हम 12, ऊपर कितना लेके जाना है 200। तो फिर हम लाइन लगा देंगे, इधर से 200 और इधर से 12, जहां पर दो लाइनें आपस में मिलेंगी उस जगह पर बेटा हमने क्या करना है, डॉट लगा देना है। तो यही बात वो कह रहा था कि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। तो ये ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज हैं, बात समझ गए आप, कि इसमें एक्स एक्सिस वाली वैल्यू भी और वाई एक्सिस वाली वैल्यू भी, तो दोनों ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। इफ टू पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड टू रन फ्रॉम लोअर साइड टू द अपर राइट साइड, देयर विल बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखिए हम इसको थोड़ा सा समझें जरा बेटा, ये आपको जो एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है स्कैटर डायग्राम की, इसमें जरा देखें डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। बेटा इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देखें जरा डायरेक्ट रिलेशनशिप से क्या मुराद होता है बेटा, उससे मुराद ये होता है कि अगर हम एक चीज की वैल्यू या एक वेरिएबल की वैल्यू हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसी निस्बत से ही दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, बेटा बढ़नी चाहिए। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है या एक वेरिएबल की वैल्यू कम होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ बनाते हैं तो वो इधर से शुरू होगा, यहां से बिल्कुल ये 90 डिग्री है वो 45 पे जाएगा, यहां से शुरू होगा और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट रिलेशनशिप है डायरेक्ट, तो यहां से शुरू होकर वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ को चला जाएगा, अपर राइट कॉर्नर। शुरू कहां से हो रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से, और जा कहां पर है, अपर राइट कॉर्नर। तो अगर ग्राफ हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होकर अपर राइट कॉर्नर वाली साइड पे जाएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बात समझे जरा, क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि बेटा अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक हो गया। एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक हो गया। तो इसमें देखें फर्ज किया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर टेम्परेचर इस साइड को बढ़ रहा है तो जो सेल है वो भी बढ़ रही है, तो पहला पॉइंट यहाँ लगेगा, अगला टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जारी बात है इस डॉट को हम इस तरफ लगाएंगे, लेकिन इस तरफ यहाँ इसके बराबर नहीं लगा सकते। सेल का देखेंगे कि इसको ऊपर कितना लेके जाना है डॉट में, फिर जारी बात है अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो वो बिल्कुल इसके इधर आ जाएगा, सीध में अगर इधर आ जाएगा, अगर इधर आ जाएगा, तो ये एक किस्म का आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर बेटा है जी इनवर्स रिलेशनशिप। इफ टू वेरिएबल्स या 2 पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड टू रन फ्रॉम लोअर लेफ्ट side to the upper right, there will be direct relationship, and if the two variables या 2 points on the scatter diagram tend to run from upper left corner to the lower right corner, देखिए बात चेंज हो गई है, इसमें अपर लेफ्ट कॉर्नर है और लोअर राइट कॉर्नर है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके दरम्यान में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बात समझ आ गई कि नहीं, देखें बेटा इनवर्स रिलेशनशिप क्या होगा कि पहले की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और दूसरे की वैल्यू ऐसा ऐसा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ आ गई ना, पहले की वैल्यू अगर बढ़ी है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या पहले की वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। बात समझ आ गई। तो अगर हमारी ये लाइन यहाँ से शुरू होके आहिस्ता 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 यहाँ इस साइड पे आ रही है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होकर लोअर राइट कॉर्नर वाली साइड पे अगर हमारा ग्राफ जा रहा है तो देन वी विल कॉल इट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप उसी सूरत में होगा कि अब एक अगर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कम हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या एक की अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हम इसको देखेंगे। अगला पॉइंट देखें, स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अब हम कहते हैं कि एक लाइन थी ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी लाइन थी नीचे की तरफ, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होकर जो है लोअर राइट कॉर्नर वाली साइड पे वैल्यू जाती है तो वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर लोअर लेफ्ट से शुरू होकर अपर राइट की जानब जा रही है, जैसे कि बेटा आपको डायग्राम में नजर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और तीसरी क्या कंडीशन है
कि इसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। बात समझ गए आप? तो अगर लाइन बिल्कुल ही सीधी जा रही होगी तो इससे क्या मुराद होगा? कांस्टेंट। और यार ये ईसीजी वाली लाइन आप देखते हैं, उसमें पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, और उसमें अगर लाइन सीधी आना शुरू हो जाए तो हम क्या कहते हैं? बंदा मर गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सांस और मतलब कि सांस लेने और सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन की, उसका ग्राफ हमें शो हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर हमारा ग्राफ बिल्कुल सीधा है तो इट मीन्स दैट कि देयर इज नो चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स, देयर इज नो चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। तो वो यही कह रहा है कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होती है तो इससे क्या मुराद है कि एवरेज रिलेशनशिप है, ठीक है ना, या कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जितना एक चीज़ बढ़ी है बिल्कुल ही जो है जनाब साहब दूसरी चीज़ उस पर, लाइक अगर मैं देखूंगा कि हमारी सेल जो है वो $300 ही रहती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो बेटा 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं जो डॉट लगाऊंगा वो यहाँ लगेगा, क्योंकि ऊंचाई उसकी उतनी रहनी है। ऊंचाई कैसे बढ़ेगी? जब सेल बढ़ेगी। वाई एक्सिस के लो 14 पे भी उतनी सेल है, फिर अगला डॉट कहाँ लग जाएगा? यहाँ। फिर 16 पे भी उतनी सेल है, अगला डॉट कहाँ लग जाएगा? यहाँ। अगला डॉट 18 पे भी यहाँ लग जाए। तो ये वैल्यू इस तरफ को तो बढ़ रही है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सेल कांस्टेंट है। तो अगर एक चीज कांस्टेंट होगी, एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से आपको सीधी लाइन हासिल होगी, ना ऊपर से लोअर वाली साइड पे जाती हुई नजर आएगी, ना ही लोअर से अपर वाली साइड पे। अब बेटा ये कुछ मजे मजे की तस्वीरें हैं, स्कैटर डायग्राम जो बार बार हाथ लगने से आगे आ रही थी। देखिए अब ये है परफेक्ट। पहली तस्वीर देखें यहाँ पे, ये वाली तस्वीर आपने देखनी है, सॉरी ये वाली तस्वीर, ये है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये देखें एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है और साथ साथ दूसरी चीज की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये जो है ये इस तरह का जो ग्राफ आपका हासिल होगा वो होगा बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या डायरेक्ट कोरिलेशन। बात समझ आ गई ना? है ये भी डायरेक्ट कोरिलेशन, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि इसमें ये है कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसमें वैल्यूज कम से होकर ज्यादा वाली साइड पे जा रही थी और इसमें क्या है, ज्यादा से वैल्यू कम वाली साइड पे जा रही है, ठीक है ना। अब उससे तीसरी क्या डायग्राम है, लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि इसमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर वाली साइड पे वैल्यूज जा रही हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं है बिल्कुल। जैसे ये है 45 डिग्री वाला, ये वैसा 45 डिग्री वाला नहीं है। इसमें कोई वैल्यू ऊपर जा रही है, कोई वैल्यू नीचे जा रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वैल्यूज नीचे से ऊपर वाली साइड पे मूव कर रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और जो दूसरी जानब जो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होगा वो बेटा इसकी तरह हो जाएगा। ये जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है होगा वो भी नेगेटिव कोरिलेशन। देखे ना, ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैल्यूज ऊपर से जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है वाई एक्सिस वाली, ठीक है ना। तो लेकिन अब इतनी भी कम नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव कोरिलेशन हमें नजर आ रहा है, बट वो परफेक्ट नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन में वो डॉट नहीं आ रहे। अगर वो डॉट सीधी लाइन में आएंगे देन वी विल कॉल इट एज परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद देखिए ये है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन से क्या मुराद है कि ये सारी लाइनें, ये देखें कि सारे डॉट आपस में बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं, बल्कि इनकी वैल्यूज आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। बात समझ गए ना बेटा, जो वैल्यूज आपस में मिलती जुलती होंगी तो ही उनके डॉट करीब करीब आएंगे ना। तो ये क्या है, परफेक्ट या हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह उल्ट हो जाएगा तो लो डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। बात समझ आ गई ना, कभी वैल्यू कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ये जनाब कोई समझ नहीं आ रही। तो इसलिए क्या मुराद है, अगर इस तरह का ग्राफ आपके पास आ जाता है बेटा एमसीक्यूज में भी, तो वो पूछता है कि कौन सा रिलेशनशिप है, तो आप इसको याद कर लें अच्छी तरीके से, इन ग्राफ्स को याद कर लें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन वाला ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव कोरिलेशन वाला कैसा होता है, ठीक है ना। लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वाला ग्राफ कैसे होगा, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन वाला ग्राफ कैसे होगा, या फिर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वाला या हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन वाला, या नो कोरिलेशन या फिर नो जो है इसमें नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये सारे के सारे ग्राफ बहुत ही आसान है, आप लोग पहले भी बनाते हैं, एफएससी में भी बनाए, अभी भी बनाए होंगे।
तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है और बहुत ही मज़े वाला काम है। आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू देखनी, वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू देखनी है, जहाँ पर दोनों वैल्यूज आपस में मर्ज हो रही होंगी वहाँ पर आपने डॉट लगा देना। तो बाकी ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ये कैसे होती है, ये आपको उन वैल्यू से ही समझ आएगी कि अगर उनकी वैल्यूज के दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप आता है, तो उससे हमें आपको जो है पता चल जाएगा। फिर देखें जी इंटरप्रिटेशन, वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की इंटरप्रिटेशन देखें। इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज इन द स्ट्रेट लाइन देयर इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, कि अगर सारे पॉइंट्स ये देखें कि एक पूरी लाइन में जाहिर हो रहे हैं तो उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू द अपर राइट कॉर्नर, ठीक है ना, देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव। फिर क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव, तो अगर आर की वैल्यू +1 होगी तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर उसकी वैल्यू +1 आ जाती है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, देन इट विल कॉल द नेगेटिव कोरिलेशन। तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर उसके बाद देखें, नियरर द पॉइंट्स आर टू बी स्ट्रेट लाइन द हायर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जितने करीब करीब जो है वो पॉइंट्स होंगे उतनी ही उनके दरम्यान में कोरिलेशन ज़्यादा होगी। तो यार ये हर बंदे को पता है कि जब उनकी वैल्यूज़ बहुत करीब करीब होंगी तो फिर उनके जो डॉट्स हैं, जारी बात है वो भी तो हमें वैल्यूज़ को देख के ही लगाने हैं ना, कि कितनी वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस वाली या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी वैल्यू है और वाई एक्सिस वाली या डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, तो वो दोनों को मिला के ही हम लिखेंगे ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि द नियरर द पॉइंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन विल बी हायर, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। जितने दो पॉइंट्स ज्यादा करीब होंगे उतनी ही ज्यादा उनके अंदर कोरिलेशन पाया जाएगा। फिर देखें जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और जो भी हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, देखें वो कह रहे हैं बेटा कि स्कैटर्ड डायग्राम से हमें आइडिया तो मिल जाता है कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप है या दो वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमें उनकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता कि कितने जो है दर्जे का या कितने नंबर्स का या कितने डॉलर्स का या कितने पॉइंट्स का उनके दरम्यान में कोरिलेशन है। बात समझ गया कि नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन अलग चीज है। कोरिलेशन में तो सिंपल आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना, उसमें वैल्यू भी पुट करनी है, एक्स एक्सिस वाली भी और वाई एक्स। अगर आपने वैल्यू भी पुट कर दी है, ठीक है ना, ग्राफ के अंदर अगर आपने वैल्यू भी पुट कर दी है, ठीक हो गया ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके मराद ये है कि जो सिंपल कोरिलेशन है वो सिर्फ हमें एसोसिएशन का बारे में बताएगा, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये हमें उसकी मार्फोलॉजी या उसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका क्या बताएगा, मैथमेटिकल जो है कोरिलेशन या एसोसिएशन उसको भी बताएगा, मतलब कि एक क्वांटिटी वाइज उसको बताएगा, क्वालिटी वाइज नहीं बताएगा। सेकंड पॉइंट देखें, इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स मेजर कॉल द कोएफिशिएंट। क्या है कि अगर हम क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं वेरिएबल्स के दरम्यान में तो ये क्या कहलाएगा, ये कोरिलेशन क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या छोटा आर किसने दिया था, कैरल पर्सन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री टू विच देयर इज अ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो ये उस डिग्री को या उस ताकत को या उस रिलेशनशिप की जो मतलब कि इसका ताकत है उसका एक क्वांटिटेटिव मेजर है। कौन सा मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर। पहले क्या था, क्वालिटेटिव मेजर। कोरिलेशन है जी, ठीक है। अब क्या है, अगर हमने वैल्यूज भी पुट की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली, देन इट विल कॉल द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है ना, बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द नंबर which indicates that what extent the two variables are related। ये क्या है, एक नंबर है। जाहिर बात है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये, तो इसका जो जवाब आएगा, चूंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, मतलब कि नंबर्स को जाहिर करेगा, तो जाहिर बात है इसका आंसर भी निकलेगा। फिर बात समझ गया कि नहीं, इसका आंसर भी निकलेगा। तो उस आंसर से जो हमें पता चलेगा, उससे हमें यह पता चलेगा कि दो वेरिएबल जो है उनका आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। So the coefficient of correlation is the number which indicates that what extent
two variables are related, to what extent variations in one goes to the variation in the other, कि एक में अगर हम तब्दीली पैदा करते हैं तो किस हद तक दूसरे में तब्दीली पैदा होती है। देखें जी, अब इसके लिए हम कोएफिशिएंट को रिलेशन के लिए हम r को यूज़ करते हैं, स्मॉल r को यूज़ करते हैं हम, या फिर हम r को x y भी लिख लेते हैं, जारी बात है, या y x भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, मतलब कि आपने किस तरह से इसके लिए x x के लॉन्ग या y एक्सिस के लॉन्ग लिया। सो इट इज़ डिनोटेड इन दिस मेथड एंड कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स वाई तकसीम बाय, ये क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेयर इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स वाई इज द सैंपल कोएफिशिएंट या सैंपल कोवेरिएंस, ठीक है ना, कोवेरिएंस, COV से क्या मराद है, कोवेरिएंस, एक्स वाई क्या है, सैंपल कोवेरिएंस है, किनके दरमियान में, एक्स और वाई के दरमियान में। मैथमेटिकल हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कोवेरिएंस को कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वाई बार, और तकसीम किससे कर देंगे, n माइनस 1 से। बात समझ आ गई ना बेटा, x क्या है, x है वेरिएबल और x बार क्या है, मीन है उसका, y क्या है, ये भी वेरिएबल है, और y बार क्या है, मीन है, n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n क्या है, उसकी टोटल तादाद है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की। तो x Sx के बारे में कहते हैं कि इट इज अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड गिवन इज, कैसे देंगे हम, यार आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ली थी, x माइनस एक्स बार होल का इंटू का स्क्वायर ओवर n माइनस 1, या n में लिखते थे तो टोटल का अंडर रूट ले लेते, तो या अंडर रूट लें या 1/2 लिख लें, तो ये इसमें 1/2 लिखा हुआ। सो x Sx क्या है, Sx है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो इसको हम कैसे देंगे फिर, सुमेशन x माइनस एक्स बार इंटू होल का स्क्वायर इंटू n माइनस 1 1/2, तो 1/2 से क्या बनाता है कि अंडर रूट है, इसके ऊपर जबर है, ठीक है ना, जबर है जिसको बोलते हैं। तो एस वाई क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और इसको हम क्या देंगे, बिल्कुल वैसे ही इसमें एक्स की जगह वाई पुट कर देनी है, इसको हम क्या करेंगे, सुमेशन वाई माइनस वाई बार होल का स्क्वायर तकसीम किससे हो जाएगा, n माइनस 1 1/2 से क्या मराद है कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है इनके ऊपर जजर है, कोठी है जिसको कहते हैं, ठीक है ना, एंड एक्स बार सुमेशन एक्स तकसीम किससे हो जाएगा, n से, और y बार जो है वो किससे तकसीम हो जाएगा, वो भी n से हो जाएगा, दोनों को हमने n से तकसीम करना है, n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। फिर देखें इंटरप्रिटेशन, इफ द कोवेरिएंस इज पॉजिटिव, अगर कोवेरिएंस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो द रिलेशनशिप उनके दरमियान में क्या होगा, पॉजिटिव, अगर कोवेरिएंस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप भी नेगेटिव होगा। तीसरा पॉइंट देखें, इफ द कोवेरिएंस इज 0, अगर तो कोवेरिएंस की वैल्यू ना पॉजिटिव आती है ना नेगेटिव आती है बल्कि वो 0 आ जाती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, द वेरिएबल्स आर सेड टू बी नॉट रिलेटेड। बात समझ आ गई कि नहीं, अगर दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि नेगेटिव को रिलेशन है, अगर दोनों की वैल्यू 0 आती है कोवेरिएंस की वैल्यू, तो फिर हम कहेंगे कि इनके दरमियान में ताल्लुक नहीं है। लिहाजा क्या है कि द कोवेरिएंस मेजर्स the strength of linear association between the standard considered numerical variables, क्या करती है ये, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन को बताती है बिटवीन द टू कंसीडर्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल। लिहाजा क्या होगा, द कोवेरिएंस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन, कोवेरिएंस क्या है, ये एब्सोल्यूट मेजर है लीनियर एसोसिएशन का, ठीक होगा। इन ऑर्डर टू हैव द relative measure of relationship it is necessary to compute the coefficient of correlation। बात समझ आ गई ना, कह रहे कि अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप को तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कंप्यूट करें, मतलब कि निकालें। फिर क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिलेशन डिराइव्ड बाय द कैरल पर्सन एज फॉलोज। तो उसने कैसे इसको देखा, ये देखें फार्मूला उसने दे दिया है किसका, द फार्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखा आर है, मैंने आपको पहले बताया कि छोटा आर किसका ज़ाहिर कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे हम करेंगे, सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस वाई बार, और अंडर रूट इसके बाद बटा आ जाएगा, बटे के नीचे क्या है, अंडर रूट सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार इसका होल का स्क्वायर और सुमेशन वाई माइनस वाई बार होल का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये n बाहर निकल आएगा तो जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स डॉट सुमेशन वाई ओवर क्या आ जाएगा, n वही है नंबर ऑफ सैंपल,
सुमेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सुमेशन एक्स होल का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, फिर n और ये फिर y आ जाएगा। तो बेटा ये सारी वैल्यूज जो है आपने इसके अंदर पुट करनी है, x एक्सिस की, y एक्सिस की, n की, सब की वैल्यू जब आप पुट करेंगे ये नीचे फार्मूला आपका बन जाएगा। तो अगर x माइनस एक्स बार वो x के बराबर हम कर दें और y माइनस वाई बार को हम ये मान लें कि वो y के बराबर है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें x माइनस एक्स बार की जगह हम x लिख देंगे और y माइनस वाई बार की जगह हम y लिख देंगे। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, सुमेशन एक्स वाई ओवर सुमेशन एक्स का स्क्वायर और सुमेशन वाई का स्क्वायर। बेटा ये क्या है, x माइनस एक्स बार क्या है, ये x का x ही है ना, ये बात समझ गया क्या नहीं। इसको हम x के बराबर वो कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ को हम x के बराबर लिखते हैं, क्योंकि ये सारी का सारा जो वैल्यू थी छोटी ब्रैकेट के अंदर इस सारे की ताकत 2 थी, तो अब चूंकि इसको हमने x के बराबर करे तो हम इसकी जगह x को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ताकत 2 फिर एज इट इज हमें पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के देखें, सिंपल लीनियर कोरिलेशन है और पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद क्या है जी, नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है और मल्टीपल। तो सबसे पहले हम किसकी जानब जाएंगे, सिंपल को लीनियर कोरिलेशन। सिंपल लीनियर कोरिलेशन क्या है, बहुत ही आसान है। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप की ताकत है किन के दरम्यान में, बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरम्यान में। इट इज डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करती है कि वेदर द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड लीनियरली या नॉट। नाम से ही बेटा जाहिर है सिंपल लीनियर। तो ये जो सिंपल लीनियर कोरिलेशन है ये वो देखेगी कि जो दो वेरिएबल्स हैं क्या उनकी जो वैल्यू है उनके दरम्यान में लीनियरिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो कहते हैं कि सिंपल लीनियर कोरिलेशन इज सिंपली लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सिंपल लीनियर कोरिलेशन क्या है, दो वेरिएबल्स के दरम्यान में सिर्फ क्या है, सिंपल लीनियर रिलेशनशिप है। पॉजिटिव कोरिलेशन देखें, इफ द टू रैंडम वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, लाइक इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। बात समझ आ गई कि नहीं, कि बेटा अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो एक ही साइड पे मूव करने शुरू कर दे तो हम उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि ट्रैफिक डेंसिटी और एक्सीडेंटल रेट, जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज्यादा एक्सीडेंट होगा। तो ये दोनों की वैल्यूज जो है आपस में एक दूसरे की जानब आ रही है, ज्यादा एक्सीडेंट ज्यादा रश। फिर देखिए नेगेटिव कोरिलेशन, सारी बात है उल्ट हो जाएगा। अब इफ टू रैंडम वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो रैंडम वेरिएबल एक दूसरे के एक तरफ नहीं मूव करेंगे बल्कि दो डिफरेंट डायरेक्शन की जानब जाना शुरू करेंगे, मतलब एक राइट साइड पे जा रहा है और एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, देन इट विल कॉल द नेगेटिव कोरिलेशन। फिर देखें जीरो कोरिलेशन क्या है, इफ देयर इज नो मूवमेंट इन वन आर टू वेरिएबल्स लाइक द एज एंड हाइट आफ्टर द 18 ईयर्स। तो जारी बात है 18 साल के बाद उम्र तो बढ़ती रहेगी लेकिन कद जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन, ठीक है ना। कि अगर उनके दरम्यान में कोई ताल्लुक पाया नहीं जाता, शुरू में होगा, जैसे ही साल बढ़ा है उसके साथ ही उसका कद भी बढ़ गया, लेकिन एक दफा जो बढ़ गया उसके बाद उम्र तो बढ़ती जा रही है लेकिन कद उसका उतना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन। फिर है नॉन लीनियर कोरिलेशन, if all the points of the scatter diagram seems to lie near the curve rather than the straight line, the relationship is said to be non-linear। अगर उसकी वैल्यू जो स्कैटर डायग्राम की वैल्यू है उसमें वो कह रहा है कि अगर उस सारी की सारी वैल्यू जो है वो कहाँ पर लाई कर रही है, नियर आ कर्व, अगर करके करीब ही लाई कर रही है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इनके दरम्यान में कौन सा रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। मल्टीपल कोरिलेशन देखें, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ स्टडी एंड मेजर ऑफ रिलेशनशिप अमंग देम, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी एंड मेजर ऑफ रिलेशनशिप अमंग नन ऑफ देम, ठीक है ना, नन देम टू वेरिएबल इज कॉल्ड द मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है ना। अगर उनके दरम्यान में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर उनका जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है बेटा, ये कंटिन्यूड है, हम रिग्रेशन को आगे पढ़ना है। आज हमने कोरिलेशन को पढ़ा है, देखें कोरिलेशन को थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं। बेटा कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है जी, इसके दो तरीके हैं, इसमें ग्राफिकल जो है वो स्कैटर डायग्राम है या फिर कैरल पर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है। इसमें हमने देखा स्कैटर डायग्राम उसकी कैसे होती है, कैसे उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। बेटा ये आपको पता होनी चाहिए, स्पीड आपके माइंड में होनी चाहिए कि लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वाली कैसा ग्राफ बनेगा और हाई डिग्री वाला। तो ये एमसीक्यूज में अक्सर उसने ग्राफ बनाया होता है और फिर पूछ लेता है। फिर ये इंटरप्रिटेशन है,
फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने डिस्कस किया है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताएगा हमें, डिग्री, मतलब कि इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो ये जो है डिग्री को मेजर करेगा। फिर क्या है, फिर हमने ये फार्मूला देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, टाइप देखी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के, जिसमें सिंपल लीनियर कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। थैंक यू सो मच। अगर किसी बात की बेटा नहीं समझ आई तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।